मासा का इलाज चलता है। युक्त को अपनी हरकत पर तुरंत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे सिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। युक्त नरम होते हुए बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं उन्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ, उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सिया ने राहत की सांस तो ली, लेकिन फिर भी डर था। वो चौंकते हुए बोली, कैसा काम? ये बोलते हुए सिया की आवाज कांप रही थी। युक्त ने उसका हाथ थामे रखा और उसे थोड़ा और अपनी ओर खींच लिया। सिया की आंखें डर से बंद हो गईं। युक्त ने उसके कान के पास फुसफुसाया, आज से तुम सिर्फ रात का नहीं, बल्कि सुबह और दोपहर का भी खाना बनाओगी, और यहाँ तुम किसी को भी अपने साथ नहीं लाओगी। सिया ने आंखें खोली और उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। वो खुद अपने माँ बाबा सा को छोड़कर किसी से कभी मिली भी नहीं थी। युक्त तो पहला इंसान था जिससे वो मिली थी। वो भला किसी और को यहाँ कैसे ला सकती थी? वो बड़ी बड़ी आंखें करके युक्त को देखने लगी। युक्त मुस्कुराया, ऐसे मत देखो, हम जानते हैं तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तभी बाहर से मालती की आवाज आई जो सिया को ढूंढ रही थी। सिया, लाडो, कहाँ हो तुम? सिया ने तुरंत युक्त का हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। युक्त दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगा। वो मालती की आवाज पहचानता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मालती और शंभू ने सिया को इतने सालों से छुपाया हुआ था। ये देख युक्त बड़बड़ाया, अरे मालती और सिया में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं क्या, बल्कि कोई भी देखकर बता सकता है कि सिया उनकी अपनी बेटी नहीं हो सकती। आखिर ये माजरा क्या है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मालती ने जैसे ही सिया को देखा तो उसे डांटते हुए कहा, लाडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी देर से? हमारा जी घबरा गया था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना हम और तुम्हारे बाबा सा एक पल भी नहीं रह सकते। सिया ने माफी मांगी तो मालती उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते सिया ने पलटकर महल की ओर देखा, शायद युक्त को ढूंढने की कोशिश में, लेकिन युक्त दिखाई नहीं दिया। युक्त सोफे पर वापस जाकर लेट गया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। तभी उसकी नजर सोफे के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। वो टूटा हुआ वाज जो सिया का था। उसने उसे उठाया। उस पर एक नक्काशी थी, एक ऐसा प्रतीक जो उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने उसे पलटा और उसके पीछे एक नाम खुदा हुआ था, उर्मिला। युक्त की सांसें रुक सी गईं। उर्मिला राजा हरिकृष्ण की दिवंगत रानी का नाम, वही रानी जिसकी याद में इस महल का ये हिस्सा बंद कर दिया गया था। उसने अचानक सिया के चेहरे की बारीकियों को याद किया। उसकी नीली आंखें, सुनहरे बाल, वो सभी विशेषताएं जो इस राज परिवार से मेल खाती थी। युक्त का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सिया, क्या ये संभव था? उसने मन ही मन एक ऐसी धारणा बनाई जिसने उसे हिला कर रख दिया। अगर ये सच था तो सिया सिर्फ एक राजमाली की बेटी नहीं थी, बल्कि इस महल की एक गहरी दफनाई गई सच्चाई थी। और अब वो इस सच्चाई का एकमात्र रखवाला बन गया था। महल में दोपहर की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन हवा में एक अलग सी चहल पहल थी। स्वर्णा मुलाजिमों को निर्देश दे रही थी, जाकर सबको खाने के लिए बुलाएं और देखें अगर कोई बीमार है तो उनके यहाँ खाना दे आएं। वो मुलाजिम सिर हिलाकर तुरंत चली गई। कुछ देर बाद ऐश्वर्या आई और स्वर्णा को सोफे पर बैठने के लिए कहा। वो खुद पानी लेकर आई और उसे देते हुए बोली, जी, आप कितना काम करेंगी, थक जाएंगी, फिर बीमार हो जाएंगी। आप बैठिए और बताइए क्या करना है, हम कर देंगे ना, महल में इतने सारे लोग हैं। स्वर्णा ने प्यार से ऐश्वर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। स्वर्णा बोली, हमारे लाडे सर इतने सालों के बाद आ रहे हैं। हम सब कुछ अपने हाथों से करना चाहते हैं उनके लिए, और अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने पर हम थकेंगे नहीं, इसलिए आप परेशान न हो। स्वर्णा तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां से चली गई। तभी नंदिनी वहां आई और स्वर्णा की जगह सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। वो ऐश्वर्या की ओर मुड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, एक बात बोलूं भाभी सा, बुरा मत मानिएगा,
ऐसे अपने बेटे के लिए स्वर्णा भाभी सा को हर चीज करने देना सही नहीं है। राजवीर को पहले ही वो वश में कर चुकी हैं और अब हुकुम को भी वो अपने वश में करने की तैयारी कर चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो बड़ी भाभी सा आपको आपके अधिकार से वंचित कर दें और खुद पूरे राज्य पर हुकूमत करें। नंदिनी की बात सुनते ही ऐश्वर्या का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने नंदिनी को एक तीखी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, चुप रहिए आप बाईसा, आपको जीजी कुछ न बोले पर हम अच्छे से जवाब देना जानते हैं। आइंदा हमारे कान भरने की आपने कोशिश करी ना तो हम भले ही अधिकार से वंचित हों या ना हों, पर आपका वो दिन महल में आखिरी होगा। नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फुफकारती रह गई जबकि ऐश्वर्या वहाँ से चली गई। पूरे महल में काम करने वालों के लिए खाना महल में ही बन रहा था, इसलिए मालती और शंभू सिया को 100 तरह की हिदायतें देकर महल के लिए रवाना हो गए। सिया अकेली घर में बैठी थी। एक छोटे से झरोखे से वो बाहर देख रही थी और उसके मन में युक्त के वादे और धमकियां दोनों घूम रहे थे। युक्त को पता था कि अभी सभी काम वाले महल में हैं और सिया अकेली होगी। ये सही समय था उसके रहस्य को जानने का कि वो ऐसे घर में बंद होकर क्यों रहती है। वो चुपचाप उसके घर की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो सिया के घर की तरफ से छिपते हुए तेजी से भाग रहा था। युक्त हैरान रह गया। फिर अचानक उसके अंदर एक जलन सी उठी। उसे समझ नहीं आया कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, पर सिया पर एक अजीब सा गुस्सा आ गया। गुस्से में वो सीधे सिया के घर के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा उसे हैरान कर गया। सामान्य काम वालों के घरों के उल्टे यहाँ बीच में रंगीन पर्दे लटके हुए थे। सिया ने ये सजावट अपने बाबा सा के जन्मदिन के लिए की थी क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी, पर युक्त ने इसे गलत समझा। वो आगे बढ़ा। आखिरी कमरे में जाकर उसके कदम रुक गए। सिया पंखे के सामने खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो नारंगी घाघरा चोली पहनी थी और उसका दुपट्टा पलंग पर बिखरा हुआ था। मिर्च खाने के कारण उसके गाल लाल थे और होंठ थोड़े सूजे हुए थे, लेकिन वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। अचानक सिया को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो दरवाजे की ओर मुड़ी और युक्त को देखकर चौंक गई और बोली, अरे आप यहाँ कैसे आए? उसकी आवाज डरी हुई थी। युक्त को उसका ये सवाल बुरा लगा। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। सिया डर कर पीछे हटने लगी और अंत में दीवार से जाकर सट गई। जगह ना होने पर वो सहम कर नीचे बैठ गई, अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। युक्त उसके पास आकर पंजों के बल बैठ गया। जैसे ही वो करीब आया, सिया की सांसें तेज हो गईं। युक्त ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सिया के सिर के दोनों ओर दीवार पर टिका दिए, उसे घेर लिया। सिया के गाल और लाल हो गए। उसकी खुशबू युक्त को बेचैन कर रही थी। तभी हवा से सिया का दुपट्टा उड़कर युक्त के पास आ गिरा। अचानक युक्त का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सिया के बगल के दीवार पर जोर से मुक्का मारा। सिया डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। युक्त दांत पीसते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई लड़के को घर बुलाने की? इतनी मजाल की अपने हुस्न के जाल में सबको फंसाती हो, अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठा रही हो। सिया डर गई, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम कोई गलत इरादे से कुछ नहीं करते। आप क्या बोल रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। हम तो इस खूबसूरती के कारण 20 साल से घर में बंद हैं। आपको पता है, हम अपने माँ बाबा सा के अलावा किसी से नहीं मिले। हमारी पूरी फैमिली हमसे परेशान है। हम क्या करें, आप ही बताएं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो हम चले जाएंगे आपसे दूर। युक्त सिया के आंसू और बेबसी भरे शब्दों को सुनकर स्टन रह गया। उसकी गलतफहमी टूट रही थी। सिया रो रो कर हिचकियां ले रही थी। युक्त को एहसास हो रहा था कि गुस्से में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो भरी हुई आवाज में बोला, जान, हमें माफ कर दो जान। हम खुद पर काबू नहीं रख पाते। पता नहीं हमें इतना गुस्सा क्यों आता है। इस गुस्से की वजह से सब हमसे दूर हो गए। माँ बाप भाई सब, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे दूर न जाओ। युक्त की आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। सिया ने आंसू भरी आंखों से देखा।
युक्त ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिया जो खुद रो रही थी अब युक्त को चुप कराने लगी। उसने उसकी पीठ थपथपाई जैसे कोई बच्चे को दिलासा दे रहा हो। युक्त के मन में तूफान चल रहा था। सिया की मासूमियत ने उसे झकझोर दिया था। थोड़ी देर बाद युक्त ने सिया को थोड़ा सा दूर करके उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। युक्त ने कहा, आप हमसे शादी करोगी जान? आप सोचने के लिए वक्त ले लो। हमें पता है आप मासूम हैं, पर हमारा विश्वास करो, हम आपको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखेंगे। अचानक युक्त के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया सिहर गई। शादी? उसने इस शब्द के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसकी पूरी दुनिया तो बस ये 4 दीवारें थीं। उसका बहरी दुपट्टा जो अभी भी पलंग पर पड़ा था, जिसे बार बार सिया देख रही थी। युक्त ने दुपट्टा उठाया और धीरे से सिया के सीने पर डालकर उसे ढक दिया। उसने कोमलता से उसका माथा चूमा, एक अनकही वादे के साथ, और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सिया अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में वो दुपट्टा था जिसमें अभी भी युक्त की खुशबू थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराहट में अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसके मन में बहुत सारे सवालों ने युद्ध छेड़ दिया था। सिया खुद से बोली, ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? उसने मुझे सीधे शादी के लिए कैसे पूछ लिया? आखिर ऐसा क्या दिख गया उसे मुझ में जो... सिया ने कभी नहीं सोचा था, पर युक्त की बातों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी, और वो सोचते सोचते नींद के आगोश में समा गई कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने सोचा शायद युक्त फिर से वापस आ गया है। वो दौड़कर दरवाजा खोलने लगी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि दरवाजे पर मालती खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मालती की नजर सिया के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने सिया का हाथ पकड़ा और सख्ती से पूछा, यहाँ कौन आया था? और तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी क्यों है? क्या हुआ है? क्या तुम किसी से मिली हो? अपनी माँ की ये बात सुनते ही सिया का दिल धड़कना बंद हो गया। उसका राज अब और गहरा होता जा रहा था। उसकी बेचैनी देखकर मालती समझ चुकी थी कि उसकी बात एकदम सच थी। क्या सिया की चोरी पकड़ी जाएगी? क्या युक्त और सिया की प्रेम कहानी मालती जान जाएगी? क्या होगा जब मालती सिया को युक्त की सच्चाई बताती? उसने देखा कि शाम ढल रही थी और वो एक सपना देख रही थी। उसने चैन की सांस ली और लेटे लेटे बुदबुदाई, भगवान का शुक्र है कि सिर्फ एक सपना था और माँ मुझे सपने में ही डांट रही थी। पर असलियत वो जानती थी कि युक्त का आना और उसकी शादी की बात करना कोई सपना नहीं था। वो एकदम रियल था, क्योंकि उसके बाद ही उस बारे में सोचते सोचते नींद आ गई थी। अब शाम हो चुकी थी और सिया को झील के पास जाना था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाए। वो खुद से फिर से बुदबुदाई, मुझे झील के पास जाना था, लेकिन वो भी वहां होगा। इस बार मैं उसका सामना कैसे करूंगी? ये सोचती हुई सिया अपने कमरे में ही इधर उधर भटकने लगी। मालती उसे देखकर जान गई थी कि सिया के मन में क्या चल रहा है। आज वो सुबह से घर पर थी और झील जाने की जिद भी नहीं कर रही थी, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मालती ने सिया की तरफ देखते हुए पूछा, लाडो क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम झील पर जाने की जिद भी नहीं कर रही हो। बस अब हम जा ही रहे हैं माँ साहब, बस आज थोड़ी देर होगी आने में। सिया ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। उसे युक्त के लिए खाना जो बनाना था, इसलिए देर होना तो स्वाभाविक ही था। ठीक है, पर रात के भोजन से पहले आ जाना, और ध्यान रहे गहरे झील में मत उतरना। मालती ने 100 हिदायतें देकर उसे जाने दिया। सिया झील और महल की ओर चल पड़ी। महल में युक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सिया ने पहले कभी लैपटॉप नहीं देखा था। वो कभी युक्त को देखती, फिर लैपटॉप को। वो पूरी तरह से हैरान थी। युक्त ने उसके आने की आहट पहचान ली। बिना देखे ही बोला, जान एक कॉफी ला दो ना प्लीज। सिया का ध्यान लैपटॉप से हट गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे नहीं आती। कुछ देर बाद वो कॉफी लेकर युक्त के कमरे में आई। अंदर आते ही उसने देखा युक्त अपने हैंडसम चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए बैठा था।
लैपटॉप से किसी से बात कर रहा था। सिया की चूड़ियों की आवाज सुनकर युक्त ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस बंद कर दी। सिया धीरे धीरे उसके पास गई और टेबल पर कॉफी रख दी। आज उसे बहुत अजीब लग रहा था। उनमें जमीन आसमान का फर्क था। युक्त मॉडर्न दुनिया का था और सिया तो बस सिया थी। युक्त ने उसे दूर खड़ा देखा तो उठकर उसके पास आया। उसने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है जान? सिया की आंखों में डर था जिसे वो छुपाती हुई बोली, हम आपके लिए सही नहीं है। हमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको हमसे शादी नहीं करनी चाहिए। हम तो बस बोझ बन जाएंगे आप पर। युक्त को पता था कि ये सवाल आएगा ही। उसने प्यार से सिया के माथे को चूमते हुए कहा, हमें कल तक का वक्त दे, हम सब ठीक कर देंगे जान। उसने इतना कहने के बाद उसे जोर से हक किया और फिर बोला, अब तुम घर जाओ, हमें कुछ काम है, हम बाहर जा रहे हैं। युक्त सिया को लेकर महल से बाहर निकला। वो उसकी मासूमियत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद वो सिया के घर के पास थे। युक्त ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। सिया के अंदर जाने के बाद युक्त वहीं खड़ा रहा। कल के बारे में सोचता रहा। क्या कल का दिन सच में बहुत कुछ बदलने वाला था? अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही दे सकता था। सिया अपने घर लौट आई। मालती और शंभू घर पर नहीं थे। सिया समझ गई कि दोनों महल गए होंगे। वो थक चुकी थी, इसलिए बिना खाए ही सो गई। कुछ देर बाद शंभू और मालती लौटे। शंभू जोर जोर से खांस रहा था। शंभू ने सिया को सोता हुआ देख मालती से कहा, सुनो, मुझे लगता है कि सिया को सच्चाई बता देनी चाहिए। मालती लगभग रोते हुए बोली, उसे बताना तो होगा ही एक दिन कि हमने दुनिया के डर से अपनी फूल जैसी बच्ची को छिपा कर रखा। मुझे तो डर है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो इस दुनिया का सामना कैसे करेगी। हम दोनों ने हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। ये कहने के बाद मालती रोने लगी। ये देख शंभू उसे अपने कमरे में ले गया। सुबह हो चुकी थी और सिया आज पहली बार इतनी देर तक सो रही थी। मालती ने उसे जगाया। लाडो, उठो ना। सिया कसमसाते हुए आंखें खोलती है। माशा, हमें सोने दो ना। नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज तुम जल्दी उठो और बाहर जाओ, फिर हम लोग पता नहीं कब मिल पाएंगे। मालती अनजाने में बोल गई। मासा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये सुनते ही सिया चौंकते हुए उठकर बैठ गई। शंभू ने सिया के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे इनकी आदत है बात घुमाने की, तुम परेशान मत हो। अरे आज हुकुम साहब आ रहे हैं ना, वो भी काफी सालों बाद, हमेशा के लिए राजा बनने। इसलिए उनके स्वागत में हम सब महल में रहेंगे, तो घर आने में वक्त लगेगा। ये कहने के बाद शंभू वहां से चला गया, क्योंकि वो राजमाली था और स्वागत में उसे सब मालियों के आगे रहना था। मालती देर से जाने वाली थी। तकरीबन 2 घंटे बाद जैसे ही मालती महल जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर शंभू हांफता हुआ खड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। मालती डर गई और उसे अंदर ले गई। दोनों इस बात का ध्यान रख रहे थे कि सिया की नजर न पड़े। उधर महल में हुकुम शाह के स्वागत के लिए समारोह शुरू हो चुका था। कई गाड़ियां महल में आकर रुकीं। अभियुक्त के निकलने से पहले ही 15-16 बॉडीगार्ड बाहर आए, जिनमें वीरेंद्र और विराट भी शामिल थे। शक्ति ने कार का दरवाजा खोला। अभियुक्त के बाहर निकलते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। महल में बहुत से लोग जमा थे। राजवंश से रिश्ते रखने वाले जो अपनी अपनी बेटियों की शादी की उम्मीद लगाए बैठे थे। महल के द्वार पर स्वर्णा आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके पीछे ऐश्वर्या और बाकी सब। ऐश्वर्या के डांटने के बाद नंदिनी अपने कमरे में ही मौजूद थी। अभियुक्त आगे बढ़ा। स्वर्णा ने आरती उतारी, नजर उतारी और पैसे गरीबों में बांटने को कहा। अभियुक्त ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर उनके पैर छुए, फिर समय, समर और ऐश्वर्या के भी। जब वो आराध्या और राजवीर के पास पहुंचा तो आराध्या ने पैर छूने से मना कर दिया। देवर सा, जब आप हुकुम रानी सा को लेकर आएंगे तब हम उनसे पैर छुआएंगे और बड़े होने का रुतबा भी जमाएंगे। फिलहाल ये सब रहने दीजिए और अंदर चलिए। उधर सिया के घर में शंभू लगातार खांस रहा था, जिसे सुनते ही वो उठ बैठी और घबराती हुई बोली, अरे ये तो बाबा सा की खांसने की आवाज है, लेकिन ये लगातार इस तरह से क्यों खांस रहे हैं?
ये बोलते ही सिया तेजी से उनके कमरे की ओर भागी। उसने देखा कि वहां मालती शंभू को सहला रही थी और पानी पिला रही थी, पर शंभू की हालत बिगड़ती जा रही थी। सिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ साहब, बाबा साहब को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों खांस रहे हैं? शंभू कुछ बोलना चाहते थे पर खांसी रुक ही नहीं रही थी। मालती रोते हुए बोली, लाडो, क्या तुम महल जा सकती हो? शंभू इशारों में मना कर रहे थे पर मालती ने अनदेखा कर दिया। वो सिया से बोली, तुम जाओ और स्वर्णा को और रानी सा से अपने बाबा सा के बारे में बताना, वो मदद कर देंगी। सिया को समझ में नहीं आ रहा था, पर शंभू की हालत देखकर वो बिना सोचे महल की ओर दौड़ पड़ी। सिया ने पहली बार अपना घर छोड़ा था। वो महल की ओर भाग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ता उसे याद नहीं था, पर मालती के बताए डायरेक्शन पर वो आगे बढ़ रही थी। बादामी और केसरिया रंग का घाघरा चोली पहने वो खुद में सिमटी हुई थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, पर रास्ते के हर व्यक्ति की नजरें उस पर अटकी हुई थीं। लोग ठिठक कर उसे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, ये लड़की सचमुच की है क्या? हाँ, कितनी खूबसूरत।